नमस्कार साथियों। समर्पित बैच में आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के वो भावी शिक्षक जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए समर्पित है, उन सबका तहे दिल से स्वागत है। तो अपन लोगों ने पिछली क्लास में किस चीज की बात की थी कि सर आपने पिछली क्लास में हम लोगों को ये चीज सिखा दी थी कि यदि हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है या फिर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो किसी बिंदु जेड नोट पर अवकलनी है, तो उसकी आवश्यक शर्त यानी उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी, उस पर हम लोगों ने भरपूर तरीके से चर्चा की थी। तो विद्यार्थी गणों कि सर आपने तो सिर्फ पर्याप्त कंडीशन अभी तक बताई नहीं, सिर्फ आपने तो अभी तक आवश्यक कंडीशन के बारे में बात की थी। तो आज का अपन लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास यदि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है, या फिर अवकलन होने के लिए उसको क्या क्या प्राप्त शर्त होनी चाहिए, यानी सफिशियंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम एक ऐसी कंडीशन लेके आ रहे हैं, यदि वो सारी की सारी कंडीशन वन बाई वन उसको फॉलो करती है तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि भाई साहब आपने जो फंक्शन लिया था वो अब उस जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय है। सीधी सी बात है। तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए? मान लीजिए आपके पास में कोई डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड, मान लीजिए डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड, आपके पास कोई फलन है, कोई भी फलन है जिसको अपन लोग ऐसे लिख रहे हैं, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। इस फॉर्म में आपके पास एक सुंदर सा फलन रखा हुआ है। अब क्या करो, अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि क्या सर ये दिया गया फलन जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय है क्या? क्योंकि सर अवकलनीयता एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए सिर्फ वो आपको एक पॉइंट देकर पूछेगा कि क्या सर ये दिया गया फलन अवकलनीय है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पर्याप्त कंडीशन के पास में जाएंगे। कौन सी कंडीशन के पास में जाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन के पास में जाएंगे और जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक फलन, कौन से फलन, वास्तविक फलन कौन कौन से, एक तो यू एक्स कोमा वाई और एक वी एक्स कोमा वाई, ये सतत है क्या, ये सतत है क्या, चेक करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए आपको ये यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई दोनों सतत मिलते हैं, तो आगे बढ़ो। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि सर प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन, कैसे अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कौन से ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, यानी यू का एक बार ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है साहब, कौन कौन से हुए सर? एक यू एक्स, हाँ जी, एक यू वाई। सर यू जेड क्यों नहीं है? क्योंकि यू अभी तक के लिए एक्स और वाई दो वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है। सेम वी भी एक्स और वाई दो ही वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग जांच करेंगे किसकी, वी वाई की, वी एक्स की और वी वाई की। यहां से ये हट गया तो ये आ गया यू वाई। ठीक है जी। बिंदु जेड नोट के प्रतिवेश में, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर जो बिंदु जेड नोट आपने ले रखा है, जिस पॉइंट पर अवकलनीयता की चर्चा हो रही है, उस जेड नोट पॉइंट के नेबरहुड में, किसके नेबरहुड में, उस जेड नोट पॉइंट के प्रतिवेश में। जेड नोट पॉइंट का प्रतिवेश का मतलब हुआ है आपके पास ये कोई जेड नोट पॉइंट है, तो उसके कोई भी प्रतिवेश में इस तरीके से कोई प्रतिवेश आ जाएगा उसका। ठीक है, ये जेड नोट पॉइंट है तो उसका ऐसा कोई भी, ये आ गया इसका नेबरहुड। सर ऐसा क्यों बना रहे हो? सर क्योंकि 1D में नहीं है, ये 2 डायमेंशन में, तो इसका नेबरहुड कुछ इसी टाइप से हो सकता है। ठीक है सर, बात मान ली आपकी। आगे बताओ। तो किसके नेबरहुड में बात करेंगे? नेबरहुड में बात करेंगे अपन लोग नेबरहुड में बात करेंगे, अपन लोग नेबरहुड में बात करेंगे जेड नोट पॉइंट के। किसके? जेड नोट पॉइंट के नेबरहुड में बात करेंगे। जेड नोट पॉइंट के नेबरहुड में सतत होना चाहिए। कौन होना चाहिए सतत? सतत कौन होना चाहिए? सर सतत होना चाहिए यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई। सबसे पहले आप यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट कर लो और देखो कि जो पॉइंट लिया है उसके नेबरहुड में ये चारों के चारों सतत है क्या। सतत का मतलब कंटिन्यूअस है क्या। ठीक है सर, ये भी चेक कर लिया। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये चेक करो कि बिंदु जेड नोट पर, कौन से बिंदु पर? जेड नोट पर सी आर इक्वेशन। सर सी आर इक्वेशन दोबारा से बताओ। सी आर इक्वेशन है विद्यार्थी गणों, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, ये है सी आर इक्वेशन, को संतुष्ट करता है क्या? यदि विद्यार्थी गणों ये तीनों की तीनों कंडीशन
दिया गया कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो प्यार से ऐसे बोलेंगे कि सर जो z नोट पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन अवकलनीय है। यानी विद्यार्थी गणों, मैंने शुरू में बताया था कि अपन लोग किसी फंक्शंस के किसी पॉइंट पर जब अवकलनीयता की बात करेंगे तो तीन तरीके से करेंगे। एक तो सर डेफिनेशन से। जी सर, कौन से डेफिनेशन? वो फाइव जेड वाले डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ। सेकंड मैंने कहा था कि अपन लोग सी आर इक्वेशन की सहायता से, तो वो यही है, वो ये वाला है, सी आर इक्वेशन की सहायता से। सर हाँ जी, ये कर लेंगे। दूसरी बात, और तीसरा मेथड में आगे जाके आपको बताने वाला हूं। यदि तीन तरीके हैं किसी बिंदु पर अवकलनता की जांच करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना, आप नेसेसरी कंडीशन को भी थोड़ा ध्यान रखना है। यदि वो नेसेसरी कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन ये थी कि सर जेड नोट पॉइंट पर सबसे पहले यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई क्या होने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। साथ ही साथ सी आर इक्वेशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये दो बात किसी यदि कोई फंक्शंस किसी जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय है, तो उसके लिए ये दो बात पक्का से आवश्यक है। और यदि सर ये नेसेसरी कंडीशन ही फेल होती है, तो बोलेंगे कि जेड नोट पॉइंट पर वो फंक्शन अवकलनीय हो ही नहीं सकता। कौन से पॉइंट पर? जेड नोट पॉइंट पर। कोई भी पॉइंट हो सकता है, जेड नोट कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, उसके डोमेन से आ रहा है वो पॉइंट, सीधी सीधी बात है। तो विद्यार्थी गणों में इसको आराम से देखूं और पाऊं, तो सीधी सीधी सी बात है कि फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन, फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन मोटी मोटी क्या होगी? एक नेसेसरी कंडीशन होगी। और साथ में ये वाली कंडीशन और ऐड कर दें, तो सर नेसेसरी नहीं, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? नेसेसरी और सफिशिएंट। और कोई फंक्शन इन तीनों बातों को यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर इन तीनों बातों को मान लेता है, तो कहने का मतलब है उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। सर ये सारी की सारी बातें हमें चमक गई है, आप लोग आगे बढ़ो और हमें सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बताओ। चलो आ जाओ, सुंदर सुंदर एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल की बात करते हैं। आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वाली लिस्ट। क्या सर? लिस्ट? हाँ सर, याद आ गई सर, लिस्ट याद आ गई। बताओ। सबसे पहले था आपके पास कोई पोलिनोमियल, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं जेड। उसके बाद में क्या था सर? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड। ठीक है। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था सर कोस जेड। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था सर ई की पावर जेड। और उसके बाद में क्या था? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके ये सुंदर सुंदर एग्जांपल हो गए। कैसे हो गए सर? कोई भी एग्जांपल ले लो और कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी पॉइंट ले लो, जेड नोट पॉइंट। ये जेड नोट पॉइंट पर पहली वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड वाली कंडीशन, कौन सी वाली सेकंड वाली कंडीशन? सर वो सेकंड कंडीशन जिसमें प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई जेड नोट पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उसके नेबरहुड में वो सतत है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे। और साथ ही साथ सर सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो ये चारों के चारों, या फिर मैं ऐसे बोलूं एक से लेकर आठ, और साथ में अपना जो नोवा फंक्शन था ना, उसमें जो नीचे वाली कंडीशन थी ना, वो फंक्शंस कोई किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक से लेकर नौ सारे के सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो तीनों कंडीशन को पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी सी पर संतुष्ट करते हैं। तो अपन लोग क्या कहेंगे कि सर एक से लेकर नौ तक जितने भी सारे फंक्शन हैं, वो प्रत्येक बिंदु यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अवकलनीय है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। एक सर और सुंदर सा एग्जांपल दो, जिसमें हमें ये बताओ कि सर नेसेसरी कंडीशन फेल हो रही है। सीधी सीधी बात है। आओ एक सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं। ये लो साहब, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार है। कैसा पॉइंट है? कैसा फंक्शन है? जेड बार है। और सर इसको ऐसे लिख देंगे जेड बार को एक्स माइनस आईटा वाई। हाँ जी सर, लिख दो। तो विद्यार्थी गणों मुझे बताओ यू क्या हो गया? सर यू एक्स कोमा वाई हो गया एक्स। और सर वी एक्स कोमा वाई हो गया सर माइनस वाई। माइनस वाई, ध्यान रखना। ठीक है सर। तो सर इसके अवकलनीयता के बारे में बात करते हैं। तो हमने अवकलनीयता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को ना दो तरीके से समझा देता हूं आपको। अभी तक मैंने अवकलनीयता को दो तरीके से पढ़ाया है ना, अभी तक दो ही तरीके से पढ़ाया। दोनों तरीकों से बात करते हैं कि किसी प्रश्न को प्रत्येक डेफिनेशन से कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। सर कौन से पॉइंट पे करें? कोई विद्यार्थी कह रहा है सर आईटा पे कर लो, कोई कह रहा है सर नहीं नहीं माइनस आईटा पे कर लो। अरे मैं सबकी बात मान लेता हूँ,
माना वो पॉइंट मेरे लिए z बराबर z0 है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग वो पॉइंट ले लेना। और कहां से आ रहा है, c से आ रहा है। ठीक है सर। सर सबसे पहले इसको डेफिनेशन से सोल्व कर लो, क्योंकि एक छोटा सा सुंदर सा फंक्शन है, तो डेफिनेशन से फटाफट से हो जाएगा, समझना एक बार आराम से। तो सर क्या डेफिनेशन थी हमारी? सर डेफिनेशन ये थी, यदि कोई फंक्शन f ऑफ z बराबर में f ऑफ z, w बराबर में f ऑफ z, z0 बिंदु पर, z0 बिंदु पर, आपका रिवीजन हो रहा है साथ साथ में, z0 बिंदु पर अवकलनीय है, अवकलनीय होगा, ऐसे लिखो, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि, यदि, यदि सबसे पहले क्या था, यदि f ऑफ z, z0 बिंदु पर क्या हो, सतत हो, z0 बिंदु पर सतत, सतत हो। सतत का मतलब है कि सर उसकी राइट हैंड लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर सब फंक्शंस की वैल्यू तीनों बराबर और साथ में परिमित मान के साथ आनी चाहिए। तो अपन लोग चेक कर सकते हैं z0 पॉइंट पर इस फंक्शंस की वैल्यू आ रही है z0 का बार। ठीक है सर। सर राइट हैंड लिमिट भी सीधी सीधी दिख रही है कि z0 पॉइंट पर z0 का बार, और सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये, इसका मतलब ये सतत है सर। डन सर, आप आगे बढ़ो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि सर एक सुंदर सा फंक्शन डिफाइन है सर फाई जेड, और सर इसकी जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट कौन से वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बात हो रही है अवकलनीयता की, उस पॉइंट पर इस फाई जेड, और इसको तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये फाई जेड क्या है, ये फाई जेड इसकी सर लिमिट है ना एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ साथ में फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तब क्या बोलेंगे, तब सर ये बोलेंगे कि इस जेड नोट पॉइंट पर ये वाला जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड, ये सर अवकलनीय होगा। लेकिन दो कंडीशन, पहली वाली बात को इसको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरी वाली बात को फॉलो करें, तो अपन को इसकी जांच करनी है। यस सर, अभी कर लेते हैं, इसी की जांच करनी है, आगे बढ़ो। चलो, फाइव जेड क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं। ये था सर हमारा फाइव जेड, फाइव जेड बराबर एफ ऑफ जेड माइनस, जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पॉइंट पर वैल्यू अपॉन जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड। डन सर। करो, एफ ऑफ जेड कितना है सर, जेड बार है, जेड बार। तो एफ ऑफ जेड नोट कितना हो जाएगा सर, जेड नोट का बार हो जाएगा। डन, अपॉन सर जेड माइनस जेड नोट। और सर इसका डोमेन मैंने बताया था कि सी माइनस जेड नोट, और वैसे जेड नोट आ भी नहीं सकता, तो लिखेंगे जेड माइनस जेड नोट नोट इक्वल्स टू जीरो, और आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। करो सर लिमिट, करो इसकी लिमिट, जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, टोटल का बार भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, अपॉन जेड माइनस जेड। सर सर आपने बताया था हमें लिमिट में सर अंश और हर में यदि z की पावर समान आती है ना, और लिमिट की चर्चा हो रही है सर जीरो पे, तो सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट जीरो, एट पॉइंट जीरो। डन मामला। सर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सर जेड नोट पॉइंट पर सर ये अवकलनीय नहीं होगा। कौन? सर फाइव जेड। गलत बात, फाइव जेड नहीं, एफ ऑफ जेड। फंक्शंस एफ ऑफ जेड की बात चल रही है। फाइव जेड तो हमने एक सुंदर सा एक फंक्शन बनाया था एफ ऑफ जेड की सहायता से, इस बात का ध्यान रखना। ये सर समझ में आ गया। तो सर कौन से पॉइंट पे अवकलनीय नहीं है सर, जेड नोट पॉइंट पे। इसका मतलब सर जेड नोट पॉइंट तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, नहीं किसी भी बिंदु पे अवकलनीय नहीं है। लेकिन क्या सर सतत है? यस। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें एक ऐसा सुंदर सा फलन मिल रहा है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और नो वेयर डिफरेंशिएबल। सर समझ में नहीं है, क्या 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 बोल दिया इंग्लिश में, दोबारा से सुनना। अरे एक अया को फटाकर फंक्शन है जेड बार, एफ ऑफ जेड क्या का मान, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मान, सम्मिश्र, सम्मिश्र वाली बुक का मान आप पढ़ाकर एक एफ ऑफ जेड बराबर में जेड बार नाम को एक को फलन है जो सम्मिश्र संख्या का प्रत्येक बिंदु पर सतत है, लेकिन यू कठे भी अवकलनीय को नहीं है, यानी कोई सा भी बिंदु पर अवकलनीय को नहीं है। ठीक है, क्या सर ऐसा रियल एनालिसिस में भी है? तो विद्यार्थी गणों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि सर हाँ रियल एनालिसिस में भी एक ऐसा फलन है, या फिर बोलो कि सर नहीं है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर सच में सर रियल एनालिसिस में भी एक ऐसा फंक्शन है जो वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक बिंदु पे सतत है, लेकिन कहीं भी अवकलनीय नहीं है।
सर्च करो, गूगल वूगल कहीं से भी सर्च करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, उनमें देखो, और अपने आपके पास जो नोट्स है तो ऐसा थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो मुझे। डन मामला। मैंने क्या पूछा आपसे, है ना? और जो विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसके लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सेकंड ग्रेड की, जो अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। मामला डन। तो सर ये आपने मैं बहुत अच्छी खुशखबरी और बता दी। ठीक है साहब, ये आ गया काउंटर एग्जांपल, आप लोग समझ गए? सर ठीक है सर, समझ गए सर। सर एक मेथड से तो सर आपने सोल्व कर दिया, एक मेथड से सोल्व कर दिया आपने। क्या कहा सर कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फलन, ये वाला फलन, ये वाला फलन जेड नोट, और जेड नोट कहां से आ रहा है, सी से आ रहा है। जेड नोट बिंदु पर, बिंदु पर सतत है, सतत है, लेकिन, लेकिन अब मैं जेड नोट नहीं लिखूंगा, लेकिन जेड नोट बिंदु पर अवकलन नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, लेकिन, लेकिन कहीं भी, कहीं भी मतलब किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। आ गया इतना सुंदर सा फलन, अवकलनीय नहीं है। डन मामला। ये काउंटर एग्जाम्पल में बड़ी तरीके से काम में आएगा। मामला डन। सर डेफिनेशन से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर लिया है, फिर बहुत अच्छे से समझ लिया। प्रूफ, प्रूफ वाला नाम छोड़ो एक बार के लिए, ठीक है सर, क्योंकि प्रूफ नाम से आप लोग घबरा जाते हो। थ्योरम प्रूफ करनी है, सारथी पार्थी वाली लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है साहब, आ जाओ। सर सेकंड कंडीशन भी आपने बताई थी सर, एक दूसरा तरीका बताया था, लेकिन सर वो तो सीआर इक्वेशन वाला बताया था, वो तो बड़े फलनों के लिए बताया था, ये तो छोटा सा है, बहुत छोटा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर क्या था, डब्लू बराबर सर एफ ऑफ जेड है, और सर किसके बराबर है, जेड बार। सर अब ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, यू इसमें कितना है सर, एक्स है, और वी कितना है, माइनस वाई है। ठीक है सर। सर सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन देख लो सर, नेसेसरी कंडीशन, है ना? ठीक है सर। अच्छा नेसेसरी कंडीशन क्यों चेक करें, क्योंकि सर क्या पता नेसेसरी कंडीशन ये फेल हो जाए इसके लिए, तो फिर सर अवकलनीयता की बात मत करना आप लोग, पहले नेसेसरी कंडीशन तो चेक कर लो। अच्छा सर क्या नेसेसरी कंडीशन सर संतुष्ट होते अपन लोग बता देंगे कि ये अवकलन नहीं, पर्याप्त कंडीशन पे जाना होगा। नेसेसरी कंडीशन संतुष्ट करते नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेकंड पेपर और आपके फर्स्ट पेपर में यदि 40% बन रहे हैं जनरल और ओबीसी वालों के, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन पक्का से हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन की रेस में, है ना? बाकी तो मेरिट लिस्ट बताइए क्या कट ऑफ जाने वाली है, डन मामला। तो नेसेसरी कंडीशन, ठीक है साहब, नेसेसरी कंडीशन। सर नेसेसरी कंडीशन क्या थी, सर नेसेसरी कंडीशन देखिए, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो सर, आयोटा पे ना ना, अरे सारा का सारा ले लो, जेड नोट बिलोंग्स टू सी पर। सर उस पॉइंट पे सबसे पहले यूएक्स, यूवाई, वीएक्स और वीवाई एग्जिस्ट करने चाहिए, साथ ही साथ सर उस पॉइंट पर सीआर इक्वेशन को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दो कंडीशन थी। सबसे पहले वाली कंडीशन देखते हैं, तो बताओ यूएक्स कितना हो गया, सर यूएक्स हो गया एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1। सर यू वाई कितना हो गया सर, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। ओके सर। सर वी एक्स फाइंड आउट कर लो, सर वी एक्स, सर वी मतलब माइनस वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, और वी वाई हो गया -1। सर पहली वाली जो कंडीशन है ना, पहली वाली जो कंडीशन है वो तो सर डन है, उसमें ये तो उसका तो मामला सेट है सर। सर एग्जिस्ट करें सब के सब, ठीक है साहब। सेकंड वाली कंडीशन क्या है सर, सी आर इक्वेशन, है ना? सी आर इक्वेशन आ जाओ, तो सी आर इक्वेशन पे आओ, सी आर इक्वेशन पे, एक मिनट आ जाओ सर, सी आर इक्वेशन पे चेक करवा देते हैं अभी आपको, आओ। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। सी आर इक्वेशन सर याद है मैं, सर सी आर इक्वेशन, और आप याद करवा दो, नहीं है तो हाँ जी, दिन में 2-3 बार बोल दिया तो सी आर इक्वेशन भाई साहब को। सर यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। सबसे पहले यू को लिखा, पहले आएगा एक्स, उसके बाद में सर वी आएगा, तो उसके बाद में आएगा वाई, उसके बाद में सर यू था, उसके साथ वाई कर दो, लेकिन सर थोड़ा सा एक्स करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना सर, माइनस का। यू वाई बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, ठीक है सर। ये थी सर, ये थी सी आर इक्वेशन। सर ये क्या बोल रही है जैसे से कि ये जो सी आर इक्वेशन है ना, उस जेड नोट पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पर, जेड नोट पॉइंट पर सेटिस्फाई करने से। देखते हैं सर जेड नोट पॉइंट, सर पुट करेंगे जेड नोट पॉइंट, देखते हैं यदि को एक्स हो, सर कहाँ पुट करें, यहाँ तो कांस्टेंट 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -1 है।
सर जगह ही नहीं बची कहीं पे जेड नोट पॉइंट को पुट करने की। मान लीजिए यहाँ ऐसे आता, जीरो की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड नोट पॉइंट की जगह पुट करते एक्स नोट का स्क्वायर और वाई की जगह करते वाई नोट का स्क्वायर, लेकिन सर जगह ही नहीं है उनके पास। तो ठीक है सर, आगे देखते हैं। ठीक है सर, बताओ सर यू एक्स बराबर वी वाई है क्या? यू एक्स ये रहा, यू एक्स बराबर वी वाई है क्या? सर ये फटाफट पता लग रही है सर, यू एक्स वी वाई नहीं है सर, वन माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता। वन सर, वन सर माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। तो सर किसी भी पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो सीधी सी बात है कि ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? डायरेक्ट कैसे बोल दिया आपने अवकलनीय नहीं होगा? क्योंकि नेसेसरी कंडीशन ही संतुष्ट नहीं कर रही है। मतलब दोनों पेपर में 40% नहीं आ रहे, आरपीएससी मामला सर। आ गया सर समझ में? दोनों तरीकों से कर लिया अपन लोगों ने। यानी हमने सर, आपने सर अभी तक हमने दो डेफिनेशन बताई, दोनों ही डेफिनेशन से हमने इस सुंदर से एग्जाम्पल को बड़े ही अच्छी तरीके से समझा है। मामला डन। अब बताओ सर तीसरी वाले डेफिनेशन। तो आ जाओ तीसरी डेफिनेशन, कि किसी भी बिंदु पर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो उसकी सर क्या कंडीशन रहेगी? तो तीसरी डेफिनेशन बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन है, और एक आर एन स्टाइल वाली डेफिनेशन जो तुरंत इस टाइप के काउंटर एग्जांपल को फटाक से उड़ा देगी। मामला डन। हाँ जी, तीसरी डेफिनेशन समझना अच्छे से। सर मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ जेड कोई फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, और सर वो जेड बार के पदों में है। एफ ऑफ जेड कोई W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और किसके पदों में है सर? वो जेड बार के पदों में है, जेड बार के पदों में, जेड बार के पदों में है। सर जेड बार के टर्म्स में है। जेड बार के टर्म्स का मतलब है कि आपके पास ऐसे ऐसे फंक्शन है, W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार। यस सर, आ रहा है सर इसमें जेड बार। एक सर दूसरा फंक्शन है सर, ऐसा ऐसा कुछ। यस सर, बताओ सर, जेड जेड बार। हाँ सर, इसमें भी जेड बार आ रहा है। तीसरा सर फंक्शन है हमारे पास इस टाइप का, बता दो सर किस टाइप का? जेड स्क्वायर और जेड बार। हाँ जी सर, इसमें भी जेड बार के पद आ रहे हैं। तो विद्यार्थी गणों, आपको कोई एक ऐसा फंक्शंस देखने को मिले जिसमें जेड बार के पद आ रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल करना और सोचना कि अवकलनीयता का प्रश्न अब एकदम तुरंत कर देंगे। अब सर 2 या 3 सेकंड लगाएंगे, बता दो सर, जल्दी से बता दो कि है क्या। जेड बार के पदों में है, तो अपन लोग विद्यार्थी क्या करेंगे कि आपके पास जो डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका ना उसका आप लोग ना जेड बार के रेस्पेक्ट में एक पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। सर बहुत आसान है सर, आपने तो अवकलन नहीं कहा सर, आपने तो पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन का है, और आंशिक अवकलन तो और भी ज्यादा सर सिंपल है। उसका किसके रेस्पेक्ट में कर दो सर? जेड बार के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, और मान लीजिए यहाँ पे वो आ गया। अब आपको क्या चेक करना है? अब सर हमें चेक करना है अवकलनीयता। तो अवकलनीयता सर, याद आ गई सर, पॉइंट बेस प्रॉपर्टी है, किसी पॉइंट पे चेक करना है। तो मान लीजिए आपके पास पर्सन है, वो पर्सन किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है, मैं उसको मान रहा हूँ जेड नोट पॉइंट। तो ये आ गया जेड नोट पॉइंट। आप उसको जेड नोट पॉइंट पर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। यदि उसका आंसर जीरो आ रहा है सर, इतना सुंदर सर, यदि उसका आंसर जीरो आ रहा है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अवकलनीयता की बात हो रही है, तब आप कह देना कि सर दिया गया फंक्शन जेड नोट पॉइंट पर का से अवकलनीय होगा। मामला डन। अब सर करवा दो सर, आ जाओ अब आरएन स्टाइल में ठोकते हैं प्रश्नों को। सर सबसे पहले आपने W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार लिया था, और जेड बार के बारे में हमने दोनों ही डेफिनेशन से ये सीखा कि सर किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। क्या सच में ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है इस पे भी ऐसा ही करता है? करना पड़ेगा इसको। तो उस फंक्शंस का जेड बार के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये आ गया 1। सर कोई भी पॉइंट कर दो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में से, कभी नहीं आएगा सर, कभी नहीं आने वाला है जीरो, कभी भी जीरो नहीं आएगा। किसी भी पॉइंट पे नहीं आ रहा है। तो इससे क्या ज्ञान मिला सर? ज्ञान ये मिला सर, किसी भी पॉइंट पर जेड बार अवकलनीय नहीं है। मामला डन। यस सर, हो गया सर। आओ सेकंड वाले में। सर सेकंड वाला और सुंदर एग्जांपल था, ये था सर, क्या था कि सर जेड जेड बार, फटाक से करो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में?
जेड बार के रिस्पेक्ट में। सर जेड आ रहा है, अब जरा सोचो कि ये जो जेड है ये कौन से पॉइंट पे जीरो बनेगा। ये जो जेड है ये कौन से वाले पॉइंट पे जीरो बनेगा, क्योंकि जिन जिन पॉइंट पे ये जीरो होगा सिर्फ उसी ही पॉइंट पे दिया गया फंक्शन ये अवकलनीय हो सकता है। सर जेड तो सर केवल एक ही पॉइंट पे बनेगा सर, जीरो प्लस आयोटा जीरो, या बोल दो जीरो। मतलब क्या हुआ सर, ज्ञान इससे ये मिला, जेड जेड बार केवल और केवल एक बिंदु, सॉरी, केवल और केवल एक बिंदु जीरो पर अवकलनीय है सर, बाकी सारे पॉइंटों पे नहीं है भाई साहब, नहीं। और जिन जिन की नोट्स में ये गलत है ना, मैंने देखा है कहीं कहीं ये गलत लिखवा रखा है कि जेड जेड बार, कहीं पे भी अवकलनीय नहीं है, सुधार कर लेना, समय है अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो सर, ठीक है सर, न्यू पेज ऐड कर लो। सर तीसरा बताओ सर, डब्लू बराबर F3Z, अपना तीसरा था सर जेड स्क्वायर जेड बार, कर दो सर पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के रिस्पेक्ट में। सर 2Z आ जाएगा, बताओ कौन से पॉइंट पर ये जीरो बनेगा। सर z बराबर जीरो पर जीरो बन रहा है, मतलब क्या ज्ञान मिला सर, जेड स्क्वायर इंटू जेड बार भी केवल और केवल एक ही बिंदु पर अवकलनीय है, और वो है क्या है, जीरो। क्या ज्ञान मिला सर, स्टार लगा के बताओ कि W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर n जेड बार, और n ग्रेटर देन इक्वल्स, इक्वल मत लगा देना भाई, इक्वल मत लगा देना ना, इक्वल, हाँ, एन ग्रेटर देन, एन ग्रेटर देन जीरो है, तो सर सिर्फ और सिर्फ, और कौन सा साथ में एन, कैसे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीधा सीधा ये बोल, है ना, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो सर ये वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही बिंदु पर अवकलनीय होगा, और वो बिंदु है प्यारा सा z बराबर जीरो। हो गए मामला डन, हो गई। ये थी विद्यार्थी गुणों अवकलनीयता की अलग अलग परिभाषा, और शॉर्ट नोट्स में आपको जैसे अवकलनीय नाम याद आए, तीन डेफिनेशन फटाफट से आपको याद आनी चाहिए ना, मैं 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ ना, 5 मिनट में, 5 मिनट में आप लोग कुछ मत करो, कॉपी पेन को बंद कर दो और मेरी बात सुनो। आज के बाद कोई भी यदि कोई पर्सन किसी बिंदु पर अवकलनता की बात करे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सबसे पहले यदि वो पर्सन छोटा सा पर्सन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन यूज करना है। यदि वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीआर इक्वेशन के पास में जाओ, उस पॉइंट पे चेक करो, यदि नेसेसरी कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है तो मत कह मत देना कि ये अवकलनीय है, साथ ही साथ उसकी पर्याप्त कंडीशन भी आपको याद रखनी है। और यदि सच में वो पर्याप्त कंडीशन यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों को दोनों फॉलो करता है, तो उस पॉइंट पे बोल देना वो अवकलनीय। सबसे शानदार, यदि वो फंक्शन जेड बार के पदों में है, तो उसका जेड बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, और देखना यदि किस पॉइंट पे जीरो और जिस पॉइंट पे वो जीरो आ रहा है, उस पॉइंट पे बोल देना कि सर दिया गया फंक्शन अवकलनीय है। अब दुगुनी स्पीड करने की जरूरत नहीं है, इस वाले शॉर्ट एंड वीडियो मामला डन। सर आगे बढ़ो, हो गया। अब सुना, लगाओ भाई स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। सर 1 मिनट हम लोग परख लेते हैं कि आपने क्या क्या चीज बताई, 1 मिनट के लिए देख लो, तब तक के लिए मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। ये देखो, ये सबसे बेस्ट है, देखो मामला, अच्छा देख लो, ये देखो कैसे कैसे किए, ये चेक करो, डन, ठीक, 1 मिनट। हाँ जी, डन, आगे बढ़ो, लगाओ स्टार। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है सर। अब सर सुनना मेरी बात, अब बात ये है, अब क्या हो गया, अवकलनीयता की हमने तीन परिभाषा देख ली और जांच कर ली। अब सर बता दो कि अवकलनीय है कौन, बस ये सुंदर सी लिस्ट है, वो सारे के सारे अवकलनीय। सर सुंदर लिस्ट कौन सी है, सुंदर लिस्ट, सर सुंदर लिस्ट मैंने 1 से लेकर 9 तक आपको बता दी, बस अपनी, बस आज के बाद में अपने और आपके बीच ये परिभाषा रहेगी। सुंदर लिस्ट जब भी नाम बोलूं, 1 से लेकर 9 तक के फंक्शन से दोबारा बता दो, पोलिनोमियल, साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर है, लीनियर कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन, ई की पावर समथिंग, समथिंग अपॉन ई की पावर समथिंग, समथिंग बटे में समथिंग,
नीचे वाला समथिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो, सारे के सारे जितने सारे पॉइंट है उनपे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से लेकर 9 तक आगे। क्या सर ये सारे के सारे अवकलनीय है? जी सर, जी साहब ये सारे के सारे अवकलनीय है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सर इतने सारे एग्जाम्पल आ गए हमारे पास, जी आ गए। तो सर ये अवकलन, ये तो सर किस टाइप से अवकलन करेंगे? सर हमें y बराबर साइन x का तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन आता है सर, कितना होता है cos x। सर cos x का भी आता है x के रेस्पेक्ट में, कितना होता है सर माइनस साइन x आता है। तो सर क्या सच में सर साइन z का अवकलन z के रेस्पेक्ट में cos z होता है? जी हाँ जी, डन है। यानी f ऑफ z बराबर आपके पास यदि साइन z है तो डी एफ अपॉन डी जेड आपके पास हो जाएगा कोस जेड। सर फिर तो डन है मामला। और सर एफ जेड बराबर e की पावर जेड है, तो सर एफ डेस जेड बराबर हो जाएगा e की पावर जेड। और सर वो जो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है सर, वो जो डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला है सर, वो भी यहाँ से डिट्टो लगते हैं, डिट्टो ही लगते हैं। मतलब सर सिंपल तो है विद्यार्थी गणों, बुक का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, सच में ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लड्डू बटते हैं, सिर्फ आपको लाइन में लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन में लगना है, मामला डन। भी मैं आगामी आने वाली क्लास में आपको पीवाई क्यू सोल्व करवाऊंगा, वहां देखना किस तरीके से हम लोग पीवाई क्यू को सोल्व करेंगे। वो क्लास सारे विद्यार्थियों को मेरी तरीके से लेनी चाहिए जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड के लिए समर्पित है। देखना एक नए अंदाज और एक नई स्टाइल में आप लोगों को पीवाई क्यू सोल्व करना सिखा दो, मामला डन। ठीक है सर। सर एक बात और बताओ सर, एक और बहुत अच्छी सी एक प्यारी सी थ्योरम है अपनी सर। ये बोल रहा है कि सर W बराबर सर एफ ऑफ जेड अवकलनीय है। अब अवकलनीय है, अगले वाले ने बोल दिया कि भाई साहब वो प्रत्येक बिंदु पर अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो सर अवकलन कर दो सर। अब जब अवकलनीय है तो सर अवकलन कर दो। क्या सर बिना अवकलनीय के भी अवकलन कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको किसी फंक्शंस के बारे में ये जानकारी जुटानी होगी कि क्या वो सच में उस बिंदु पर अवकलनीय है क्या, तभी आप लोग अवकलन के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर बताओ। तो सबसे शानदार देखना भाई, आराम से देखना। डी एफ अपॉन डी जेड, क्योंकि सर जेड के फंक्शंस हैं, वो हमेशा आप किसके बराबर रहेगा? वो रहेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स के। ये तो सर बहुत बढ़िया बात है सर। सर कॉम्प्लेक्स में तो ये तो मजा आ गया सर कि ये जो फंक्शंस है इसका जेड के रेस्पेक्ट में जो अवकलन है वो सर इस फंक्शंस का एक्स के पदों में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर है। जी सर, ये तो बात बहुत बढ़िया है सर। और ये या तो सर आप लोग ये फाइंड आउट कर लो सर, ये कर लेते हैं, ये क्यों? ये और भी ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? सबसे पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और क्या पता अगले वाला कोई फंक्शन ऐसा दे दे जो एक्स और वाई के पदों में हो, तो सबसे पहले आपको जेड के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सोल्व करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा ना, क्या पता अगले वाला एक्स और वाई के पदों में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। जो आंसर आएगा वो डिट्टो इसी के सेम आएगा। और सर कोई विद्यार्थी वाई के रेस्पेक्ट में कर दे तो हाँ कर सकते हो, लेकिन उसको माइनस आयोटा और डेल एफ अपॉन डेल वाई करना होगा। ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होती है यदि कोई फंक्शंस अवकलनीय है किसी पॉइंट पर, तो ये स्टार लगा। क्या सर इसी बेस पे सर ऐसे पर ऐसी थ्योरम्स पे भी सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? सर हमने तो नोट्स में ये करवा तो दी थी लेकिन इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। आओ देखते हैं, सच में आरपीएससी ने इसका एक सुंदर सा काउंटर एग्जांपल देकर पूछा है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड, इसमें सेकंड ग्रेड में पूछा है। आ जाओ लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ जेड बराबर 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई का वाई का वाई का वाई का अवकलन ज्ञात करो, है ना? जहां z बराबर x प्लस आयोटा वाई तथा आयोटा बराबर अंडर रूट -1। तो क्या ज्ञात करना है सर? आपको ज्ञात करना है डी एफ अपॉन डी जेड का मान बताओ, डी एफ अपॉन डी जेड का मान बताओ। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी की वो वाली कॉन्सेप्ट नहीं सीखी हुई है, तो वो क्या करेगा? एग्जाम टाइम में करेगा।
चलो वैसे सोल्व करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो चीजें करेगा जो एग्जाम टाइम में नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब वो तो ऑटोमेटिक ही पीछे की स्टेप में जा रहा है, वो तो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो तो सारे के सारे काम ही गलत कर रहे हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों को ये पता है कि सर डी एफ अपॉन डी जेड की वैल्यू सर डेल एफ अपॉन डेल एक्स के बराबर होती है, तो उसके लिए ये तो सिर्फ आधे सेकंड का ही काम बना। उस विद्यार्थी के लिए तो ये सिर्फ आधा सेकंड मतलब आधा ही सेकंड, वो पेन भी नहीं उठाएगा, सीधा ऑप्शन जाएगा और बोल देगा एक्स का यहाँ आ गया 4x का यहाँ आ गया माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। सर ये लो सर आंसर 4 माइनस आयोटा। क्यों करेगा वो? सो नहीं करेगा ना। वो आपसे कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, जब तक आप लोग आपके पास सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है लेकिन इस्तेमाल करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ये समझ में आ गई? और इतना प्यारा सा क्वेश्चन था और आपने अच्छे से इसको देख लो कि किस टाइप से किया है। सेम वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। डन मामला, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। Done। ठीक है, बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक में, और नया टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिटिक फंक्शंस, यानी विश्लेषक फंक्शन के बारे में जानेंगे। दूसरी जो कॉन्सेप्ट रहेगी वो रहेगी होलोमॉर्फिक फंक्शन, और तीसरी जो सबसे बड़ी वाली कॉन्सेप्ट रहने वाली है वो रहेगी इंटायर फंक्शन। यानी हम लोग इस वीडियो में तीन सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट एनालिटिक यानी विश्लेषक फंक्शन की, होलोमॉर्फिक फंक्शंस और इंटायर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे और आपको एकदम अच्छे से सिखा देंगे। आओ तो चलो देखते हैं कि सर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है सर, बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शंस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे विश्लेषक फलन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बड़ी काम की है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दो इसको, विश्लेषक फलन। ठीक है सर, अभी बात करते हैं विश्लेषक फलन। और विश्लेषक फलन को समझने के लिए हमें अवकलनीयता के बारे में विशेष ज्ञान होना जरूरी है, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में सर अवकलनीयता के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया था। सबसे पहले जानते हैं कि विश्लेषक फलन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग परिभाषा इसकी आराम से सुनना, और मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से जो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है क्या। भाई साहब, एनालिटिक की फंक्शंस की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि आपके पास है ना W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या है सर? कि W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फलन है। सुनना आराम से, ध्यान से सुनना। आपके पास ढेर सारे नोट्स हैं, जेपीएच वाली और नवकार वाली आपके पास पुस्तक है, लेकिन बस समझना है, आपको डेफिनेशन कंटेंट वहां बहुत अच्छा मिल ही जाएगा, और साथ में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। W बराबर एफ ऑफ जेड कोई फलन है, और ये वाला जो कोई फलन है ना, ये जेड नोट बिंदु पर अवकलनीय है। जेड नोट बिंदु पर अवकलनीय है। जेड नोट बिंदु पर अवकलनीय है, यानी ये डिफरेंशिएबल है। अवकलनीय है इसका मतलब हमने जो तीन परिभाषा दी थी अवकलनीय की, वो तीनों की तीनों इस पे लागू हो रही है। और साथ में जो सीआर सर की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी, वो भी इस फंक्शन पर लागू हो रही है। कौन से वाले पॉइंट पर? जेड नोट वाले पॉइंट पर। और तीसरी वाली डेफिनेशन क्या थी कि सर यदि W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड बार के पदों में कोई फलन है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के रेस्पेक्ट में एट पॉइंट जेड नोट पर पक्का से जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अगले वाले ने कह रखा है कि हमारे पास एक ऐसा फलन है जो जेड नोट बिंदु पर अवकलनीय है। अब सुनना कि ये इस बिंदु पर विश्लेषक फलन कब कहलाएगा। आराम से सुनना कि सर W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड नोट बिंदु पर विश्लेषक फलन कहलाएगा यदि और यदि जेड नोट पॉइंट के प्रतिवेश में, यानी जेड नोट पॉइंट के आसपास, यानी जेड पॉइंट नोट के नेबरहुड में जितने अनकाउंटेबल, जितने अनंत बिंदु आते हैं, उसके प्रतिवेश में उन अनंत बिंदुओं पर भी दिया गया फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। बात समझ में आई? सर थोड़ी थोड़ी समझ में आई
थोड़ा सर डायग्राम के माध्यम से बता दो, आओ थोड़ा आरएन स्टाइल में बता देते हैं। विद्यार्थी गणों, आपके पास W बराबर एफ ऑफ जेड नाम का कोई फलन है और ये जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय है, तो वो इसको जेड नोट बिंदु पर इसको विश्लेषक फलन होने के लिए, यानी एक नया नाम आ रहा है, कैसा फलन, इस बार विश्लेषक फलन। इसका मतलब सर अवकलनीयता से बढ़ के थोड़ा सा और कुछ होगा, वो क्या है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी जेड नोट पॉइंट ये रखा हुआ है, मान लीजिए सर ये जेड नोट पॉइंट है, रियल लाइन पे है। इसका मतलब सर इसमें सर काल्पनिक भाग तो जीरो है, किसी ये रियल नंबर पर एफ ऑफ जेड क्या है कि अवकलनीय। सर इसका नेबरहुड क्या आएगा, सर ये आएगा क्या, इतना इतना, ये वाला नहीं, ये तो सर रियल लाइन में आता है। इस बार तो सर ये पूरा का पूरा इस टाइप से आएगा। मान लीजिए आपने ना एक वर्त ड्रॉ कर लिया, सर्कल कर लिया। सर्कल कैसे सर, इस जेड नोट पॉइंट को सेंटर मान लो और आपके अनुसार ना एक त्रिज्या रेडियस जीरो, जीरो से बड़ी एक त्रिज्या ले लो और जेड नोट पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर त्रिज्या, जिसका जो त्रिज्या जीरो से बड़ी है, उस आर त्रिज्या को कंसिडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दिया सर। इस बार इस जेड नोट का नेबरहुड हो गया और ये सबसे सिंपल और सबसे सुंदर नेबरहुड है, सबसे सुंदर जेड नोट पॉइंट का प्रतिवेश है। आप अलग टाइप से भी नहीं बना पाओगे ना, तो इतना बना लो, इतने से आपका काम हो जाएगा। सर ये तो बना देंगे, मतलब मैं छोटा सा सिंपल सा सीधा सा आपको एक तरीका बताऊं। आज के बाद यदि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी बिंदु का आपको नेबरहुड चाहिए, तो आप एक छोटा सा काम करना, पक्का से आपको नेबरहुड तो मिल ही जाएगा। क्या करना, जिस पॉइंट का आपको नेबरहुड चाहिए उस पॉइंट को सेंटर मान, सेंटर मतलब कि सर केंद्र मान, इसको केंद्र मानते हुए एक आर त्रिज्या ले लो जो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जेड नोट बिंदु को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, एक सर एक सुंदर सा वर्त बना लो। सर बना लिया वर्त, ये इसका नेबरहुड है विद्यार्थी गण। अब इसका यही नेबरहुड है सर। अच्छा ये होता है सर, ये तो बना लेंगे सर, क्या तकलीफ है, बना लिया, ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा कि W बराबर एफ ऑफ जेड, W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड पॉइंट पर विश्लेषक फलन कहलाएगा यदि जेड नोट पॉइंट के साथ साथ इस जेड नोट पॉइंट के नेबरहुड में, इसके प्रतिवेश में आने वाले सर कितने सारे पॉइंट आएंगे, अनंत पॉइंट आएंगे सर नेबरहुड में। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। और सर रियल एनालिसिस में कुछ अच्छा सा नाम दे दो नाम, तो फिर सर अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे, चाहे कितना भी छोटा आप आर त्रिज्या का सर्कल ड्रॉ कर लो, सर अनंत पॉइंट आएंगे। तो सर इस अनंत पॉइंट पर भी, इस नेबरहुड में आने वाले सारे के सारे बिंदुओं पर भी आपका फलन यदि अवकलनीय है, इस जेड पॉइंट के साथ साथ इस सर्कल में आने वाले प्रत्येक बिंदुओं पे यदि ये दिया गया फलन अवकलनीय है, तो आज के बाद विद्यार्थी गणों हम लोग बोलेंगे कि सर ये W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक फलन होगा। बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। तो विद्यार्थी गणों आपने इसे क्या क्या सीखा, एक तो सर एक बात ये सीखी कि सर W बराबर एफ ऑफ जेड किसी भी बिंदु पर यदि विश्लेषक फलन है, किसी भी बिंदु पर विश्लेषक फलन है, तो सर ये उसी बिंदु पर विश्लेषक उसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है सर, ये अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई फलन आपके पास है और आप उसे ऐसे बोल रहे हो कि सर ये इस बिंदु पर विश्लेषक फलन है, तो सर इस चीज की पक्का से गारंटी है कि सर अनंत बिंदु है जिन पर दिया गया फलन पक्का से अवकलनीय है। मतलब कि उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई सर, नेसेसरी कंडीशन ये हो गई कि सर किसी भी बिंदु पर किसी भी फलन को विश्लेषक होने के लिए एटलीस्ट कम से कम उसे अनंत बिंदुओं पर, अनंत कौन से बिंदु जो उसके डोमेन में है, अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय होना पड़ेगा, अवकलनीय होना पड़ेगा, अवकलनीय होना पड़ेगा। सर समझ गए, होना पड़ेगा, बात समझ, अवकलनीय पूरा नाम होना पड़ेगा, ठीक है सर। ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अब मान लीजिए आपके स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब आपके पास W बराबर एफ ऑफ जेड,
सी से सी तक कोई फंक्शन डिफाइन है और वो परिमित बिंदुओं पर अवकलनीय है, तो क्या ये जेड नोट बिंदु पर विश्लेषक होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्योंकि सर आपने भी बताया कि यदि वो फलन जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक है, तो सर नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसको अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय होना पड़ेगा। और अगले वाले ने यदि सर परिमित बोला है कि परिमित बिंदुओं पर ही अवकलनीय है, तो सर वो विश्लेषण कभी नहीं हो सकता। मतलब विश्लेषक फलन होने के लिए नेसेसरी यानी आपके लिए आवश्यक शर्त आ गई है। ये बात आप समझ गई, एग्जाम में पक्का आने वाली है, तो आप लोगों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है सर। अब सर एक सुंदर सा काउंटर एग्जांपल लेके बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। अच्छा सर, एक सुंदर सा एग्जांपल दे दो और हमें बहुत अच्छे से बताओ कि किस तरीके से ये अवकलनीय है और किस तरीके से ये विश्लेषक फलन है। आओ बात करते हैं। मान लो एक छोटी सी कंडीशन और देखो, स्टार लगाओ। यदि आपको कोई ऐसे बोल दे कि W बराबर एफ ऑफ जेड नाम का कोई फंक्शन है, एक समेशन फंक्शन है जो सी से सी डिफाइन है, और एक खास बात और दे रहा है कि ये वाला फलन है ना, ये अनंत बिंदुओं पर, इसके प्रांत के अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। कितने बिंदुओं पर? इसके प्रांत के अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो क्या सर ये, तो सर क्या ये विश्लेषक होगा? किसी प्रांत के अपने बिंदु पर विश्लेषक होगा? ना जी ना, क्योंकि सर ये तो आपसे कंडीशन है। वही बात कि क्या सर दोनों पेपर में 40% आ जाएंगे तो क्या सर नौकरी लग जाएंगे? नहीं जी, ऐसा जरूरी नहीं है, आवश्यक शर्त है। तो डज नॉट इंप्लाइज कि जेड नोट बिंदु पर, जेड नोट बिंदु पर, जेड नोट बिंदु पर W बराबर एफ ऑफ जेड विश्लेषक होगा। ये कतई ऐसा नहीं होगा। क्या सर ऐसा होगा? सर ये वाली बात का एक सुंदर सा काउंटर एग्जांपल दे दो और हमें अच्छे से बता दो सर, फिर सर हमें मौज ही मौज है सर, चमक जाएगा सर। आगे बढ़ो, चलो सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है सर, ये लो साहब एग्जांपल बढ़िया सा। मान लीजिए W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। ठीक है सर, ये है सर W बराबर एफ ऑफ जेड हमारे पास, बढ़िया सा फंक्शन है। सर बताओ सर कि कौन से पॉइंट पर ये अवकलनीय होगा? सबसे पहले तो मुझे भी नहीं पता है कि ये कौन से पॉइंट पर अवकलनीय होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट पर अवकलनीय होगा। सर कैसे चेक करें? सर आपने सर तीन शर्त बताई थी सर। एक तो सर शुरुआत वाली डेफिनेशन, एक सर सी आर इक्वेशन की सहायता से, एक सर जेड बार की सहायता से। जेड बार मुझे कहीं दिख नहीं रहा है तो वो खत्म हो गया। सर शुरुआत वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कहाँ करना है? जब कोई छोटा फंक्शन हो। सर ये तो बड़ा है तो किसकी सहायता से करें? सर सी आर इक्वेशन की सहायता से करें, तो वहां आपको नेसेसरी हो सफिशिएंट कंडीशन आपको याद है। सबसे पहले मैं इसके बारे में यू लिख लेता हूँ। यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक साइड में बात कर लेते हैं वी की, तो वी आ गया 2xy यानी यू एक्स को वाई आ गया। सर यू आ गया तो लगे आती यू एक्स फाइंड आउट कर लो 2x, सर यू वाई फाइंड आउट कर लो 2y, सर वी एक्स फाइंड आउट कर लो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन सर 2y, और सर वी एक्स हो जाएगा 2y, 2x, 2x डन, मामला डन। ठीक है सर, ये फाइंड आउट। सर देखते हैं कि कौन से बिंदु पर अवकलनीय होगा, उसके लिए मुझे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सी। सर सबसे पहले तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट है जेड नोट। सर इस जेड नोट पॉइंट पर ये अवकलनीय होगा सर यदि ये तीन कंडीशंस यानी तीन शर्तों को संतुष्ट करेगा। पहली वाली शर्त, सर जेड नोट पॉइंट पर यू एक्स, यू और वी सतत होने चाहिए। हाँ जी सतत है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy सतत है सर। सर सतत है सर, कोई तकलीफ वाली बात, डन मामला। दूसरी कंडीशन ये थी सर कि सर यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन उस पॉइंट पर सतत होने चाहिए। कौन से वाले पॉइंट पर? जेड नोट। क्या सर 2x सतत है? हाँ सर रियल में 2x सतत है। सर 2y? हाँ सर सतत है। क्या 2y? हाँ सर सतत है। सर 2x? हाँ सर इनके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं सर, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होंगे इनके ग्राफ, सर सतत है। आप आगे बढ़ो, मामला डन।
सर तीसरी कंडीशन थी कि उस पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऊपर दो वाली कंडीशन किसी भी पॉइंट पर उनको तकलीफ नहीं आ रही सर, वो तो सारे पॉइंटों पे दोनों ऊपर की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रही है। सर आप तीसरी वाली कंडीशन है ना सी आर इक्वेशन, यदि सर सी आर इक्वेशन है ना जिन जिन पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जाएगी सर, पक्का से उन पॉइंट पर दिया गया फलन अवकलनीय हो जाएगा। अभी तक विश्लेषक ने, विश्लेषक के लिए क्या करेंगे अभी बताते हैं क्या करेंगे। सर सी आर इक्वेशन देखते हैं। सर सी आर इक्वेशन याद है सर, यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। चलो देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज सर यू एक्स कितना है सर 2x, और सर वी वाई भी कितना है, हाँ सर 2x हमेशा सर 2x के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है बात। और सर ये वास्तविक फलन है तो डन मामला सर, पहली वाली कंडीशन। सर यू वाई है सर 2y, और सर वी एक्स है और ये माइनस, और वी एक्स है सर 2y। सर ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब सर y केवल और केवल 0 हो सर। बात तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिन जिन पॉइंट्स पे, जिन जिन पॉइंट्स पे दिया गया क्वेश्चन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर ये वाला जो फलन है ना वो अवकलनीय होगा, क्योंकि सर ऊपर दो वाली कंडीशन तो पक्का से संतुष्ट कर रही है, एक नीचे वाली। तो सर कौन से पॉइंट पे ये सेटिस्फाई कर रहा है सर, y बराबर 0। सर ये तो डन है मामला। सिर्फ सर y बराबर 0, जहां जहां y बराबर 0 हो रहा है ना उन सभी बिंदुओं पे, क्या बोला सर, जहां जहां, जहां जहां y बराबर 0 है, y बराबर, ऊपर वाला आ गया ना, सर जहां जहां y बराबर 0 है वहां सर, वहां सर w बराबर f ऑफ z अवकलनीय है। विश्लेषक नहीं बेटा, एक बार अवकलनीय है, क्योंकि सर अवकलनीय है तो करें एक बार, अवकलनीय होगा। यस सर। सर y बराबर 0 का है, चलो ग्राफ बनाते हैं सर y बराबर 0। बेटा ये जो x अक्ष वाली लाइन है ना, इस पर आप कहीं पे भी घूमते रहो चाहिए, यहाँ हर जगह y 0 है। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर x अक्ष वाली लाइन, रियल लाइन, यानी रियल लाइन पर, रियल वाली लाइन है ना ये रियल लाइन, इस पर सर, और इस पर कितने सारे पॉइंट है सर, अनकाउंटेबल पॉइंट है ना? अच्छी लैंग्वेज ये अनकाउंटेबल पॉइंट है सर। मतलब दिया गया फंक्शन, क्या ज्ञान मिला सर, दिया गया फलन अनकाउंटेबल, इस वाली लाइन पर जितने भी सारे पॉइंट है उन सब पर सर दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। दिया गया फलन क्या है सर, अवकलनीय है। मतलब सर y को 0 कर दो सर, 1/2 0 पॉइंट पर कल को ये पूछे आपको कि 1/2 0 पॉइंट पर दिया गया फंक्शन अवकलनीय है क्या, हाँ सर अवकलनीय, क्योंकि 1/2 0 सर इसी वाली लाइन पे उपस्थित है। सर -1/2 0 क्या सर इस बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय है क्या, यस सर अवकलनीय है, इसी लाइन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ सर, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ लो, आपको हमेशा के लिए एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ जाएगी। अदरवाइज आपको गुमराह करते रहेंगे आपको कई लोग, और आपको विश्लेषक फंक्शन की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। आप इस वाले एग्जांपल को समझ लो, सच में जो एक्चुअल में जो एनालिटिक फंक्शन का मीनिंग होता है वो आपको समझ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पॉइंट ले लो सर, ठीक है सर ये बात तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है। सर ये बात भी सही है, यदि ये स्टेटमेंट आ जाए दिया गया फलन अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है, अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है, सर बात सही है। अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है, सर सही है। ठीक है, अब सर बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। अब आओ आगे बात करते हैं क्या सर, W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। सर ये कौन से बिंदुओं पर
एनालिटिक फंक्शन है यानी विश्लेषक फलन है। कौन से बिंदुओं पर, चलो बात करते हैं। तो सर क्या बताया था कि सर सबसे पहले आप जिस बिंदु की बात करते हो, मान लीजिए मैं जेड नोट बिंदु की बात करता हूं, मुझे इस बिंदु पर इसको विश्लेषक तय करना है, तो करेंगे क्या सर, इस जेड नोट पॉइंट का एक जितना हो सके आपसे, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, एक सर नेबरहुड ले लीजिए। और नेबरहुड मैंने सिखा दिया। और ये जेड नोट पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस बिंदु पर दिया गया फलन अवकलन नहीं होना चाहिए। सर ये फंक्शन तो सिर्फ और सिर्फ सर ये एक्स एक्स वाली लाइन पे अवकलनीय है। इसका मतलब जेड नोट पॉइंट या तो यहां है या यहां है या यहां है, यहां तो हो ही नहीं सकता। इस जीरो के अलावा इस वाई एक्स एक्स यानी इमेजरी वाली लाइन पर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर उस पॉइंट पे सबसे पहले अवकलनीय से, और हमने देख लिया है कि सर इसी वाली लाइन पे अवकलनीय है दिया गया फंक्शन। मान लीजिए विद्यार्थी गणों ये वाला जेड नोट पॉइंट है और यहाँ पे सर अब इसका नेबरहुड बनाओ। नेबरहुड मैंने जैसे ही बनाया, इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का, इतनी आर रेडियस है तो बना देते हैं। ये लो साहब, मामला डन। सुंदर है ना सर्कल, सर सुंदर है, डन चलेगा सर, कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर है सर। इस अब क्या है, यदि जेड नोट पॉइंट पर इसको हमें विश्लेषक फलन कहना है, तो जेड नोट पॉइंट के प्रतिवेश में आने वाले अनंत बिंदुओं पर दिया गया फलन अवकलन ही होना चाहिए। ये तभी इसको क्या बोलेंगे, तभी बोलेंगे सर कि जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक है। तो देख लेते हैं सर, इसके नेबरहुड में ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, इतने सारे सर अनंत पॉइंट इतने सारे आ रहे हैं, इधर 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 इधर। सर कोई भी पॉइंट उठा लो, चलो ये ले लेता हूं, क्या सर इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं, सर अवकलनीय नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये वाला पॉइंट इस लाइन पर उपस्थित नहीं है, और इसी लाइन पर दिया गया फलन अवकलनीय है। बाकी इस लाइन के अलावा जैसे ऊपर गए नीचे आए, किधर भी चले जाओ, कोई भी पॉइंट मिलेगा दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो क्या सर इस जेड नोट पॉइंट पर दिया गया फलन विश्लेषक होगा, ना बेटा ना, ना कुनियो है वो फंक्शन विश्लेषक कुनियो है, बिल्कुल भी कुनियो। सर मान लो कि मैं वो पॉइंट अड़े लेना चाह रही हूँ, अड़े ले ले कोई बात कोने मन, इजा ले ले वो पॉइंट। इजा मानो ये पॉइंट ने और आर रेडियस को तू एक सर्कल बनायो, तो भाई साहब तेरे कन ए पॉइंट और आया, इतना सारा जो पॉइंट आया आ पॉइंट पर दियो गयो फंक्शन यो अवकलन कुन्या। तो भाई साहब दियो गयो फंक्शन थारकन यो बढ़िया सो फलन दे राख्यो, ओ कट्ठे भी कोई सा भी बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, जबकि दिया गया फलन अनंत बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो विद्यार्थी गणों ये इतना सुंदर एग्जाम्पल था जिसमें नेसेसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही थी, बट सर सफिशिएंट कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी, वो कॉन्सेप्ट भी समझ गए। सर नेबरहुड का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने समझ लिया। सर एनालिटिक की क्या डेफिनेशन है, और क्या ही किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, और डेफिनेशन का इस्तेमाल करके एग्जाम्पल को सर कैसे समझते हैं, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगी। मामला डन, समझ गए सर, अब सर समझ गए सर, मामला डन। अब एक बात और सुनो, एक बात और आ जाओ, हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, विश्लेषक की डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा विश्लेषक की डेफिनेशन पढ़ ली हमने किसी पॉइंट पर। अब सुनो, मान लीजिए W बराबर एफ ऑफ जेड, जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक है, जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक है। जैसे ये लाइन आ जाए ना आपके माइंड में एक ही विचार आना चाहिए कि सर कहीं पे भी जेड नोट पॉइंट है, उसका सर एक सुंदर सा नेबरहुड है, उसमें सर अनंत बिंदु है, उन सारे अनंत बिंदुओं पर दिया गया फलन अवकलनीय है। इस लाइन का सीधा सीधा मीनिंग, ये लाइन पढ़ते आपके मस्तिष्क में ये विचार आना चाहिए, सर से आने लगा, सर पहले तो नहीं आता था, ठीक आने लगा तब ठीक। अच्छा सर जेड नोट पॉइंट पर विश्लेषक है, इसका मतलब सर जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय तो पक्का से है। ये तो सर इसकी आवश्यक शर्त हो गई। सर आवश्यक शर्त क्या होगी, आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त इतनी होगी सर कि जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय होगा। बात तो सही है सर। और मान लीजिए जेड नोट पॉइंट पर यह अवकलनीय नहीं होगा, तो सर उस पॉइंट पर एनालिटिक बिल्कुल नहीं हो सकता। एनालिटिक सर बड़ी कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी से, मामला डन। अच्छा सर यदि जेड नोट पॉइंट पर अवकलनीय है,
तो सर अवकलनीय की भी, सर अवकलनीय की भी सर एक नेसेसरी कंडीशन थी। सर याद आ गया सर, सी आर इक्वेशन थी सर नेसेसरी कंडीशन। यानी विद्यार्थी गणों सी आर इक्वेशन अब, यदि सी आर इक्वेशन अब विश्लेषक पॉइंट के लिए भी नेसेसरी कंडीशन बन गई है, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशन बन गई है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। जैसे आप सफिशिएंट कर दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाओगे, पीछे हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। रे समझ लेना। द्वितीय क्या कंडीशन, आवश्यक शर्त क्या है कि सर जेड नोट बिंदु पर सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सी आर इक्वेशन भी सर सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर, समझ में आ गया। मान लीजिए किसी बिंदु दिया गया फंक्शन जेड नोट पॉइंट पर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो काहे का होगा रे, वो तो नहीं होने वाला है, विश्लेषक उस पॉइंट पे विश्लेषक भी नहीं होगा। सर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सर अवकलन ये भी नहीं होगा। तो बस आप लोग अब समझ गए। अब सर आगे बढ़ो, दोनों चीज समझ गए। सर आगे बढ़ो और हमें बताओ कि सर कौन कौन से फंक्शन, स्टार लगाओ, कि सर अब ये बता दो कि कौन कौन से फंक्शन सर विश्लेषक फंक्शन है। आओ हम सिखाते हैं। आपके पास जो सुंदर सी लिस्ट थी ना, अपनी वाली लिस्ट, सर मजा आ गया सर, क्या ही लिस्ट बनाई आपने। तो विद्यार्थी गणों उस लिस्ट में जो कोई भी फंक्शन आ रहा है, कितने आ रहे हैं सर, अनकाउंटेबल फंक्शन आ रहे हैं। सर जो कोई भी फंक्शन आ रहा है वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन है, यानी विश्लेषक फलन है। आगे एग्जाम्पल ढेर सारे आ गए ना, ठीक है सर, मामला डन। ये तो हो गया सुंदर एग्जाम्पल। कुछ कोई सा भी लिख लो चाहे आप, एफ ऑफ जेड बराबर सर समथिंग अपॉन समथिंग सर कोस जेड अपॉन सर साइन जेड। बट सर नीचे आ गया तो बस इतना सा याद रखो कि साइन जेड नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो भी इसका डोमेन है, जो भी इसके डोमेन में पॉइंट आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट पे दिया गया फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। एक और सुंदर सा एग्जांपल सर, लो सर, देंगे आपको सुंदर सा एग्जांपल, ये लो सुंदर सा। अच्छा ये और कर दो, मामला डन। आगे सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। अच्छा अब आओ विद्यार्थी गणों, होलोमोर्फिक की डेफिनेशन पे। क्या सर सच में सर एनालिटिक फंक्शन को होलोमोर्फिक फंक्शन बोलेंगे? थोड़ा सा अलग है, गेम चेंज है। लेकिन आप जेपीएच वाले तो बोलते हैं इसको, आप भी बोलते हैं, आपके नोट्स वाले भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क बता देता हूँ, आ जाओ। कि सर कौन से फलनों को होलोमोर्फिक बोलेंगे? सर हिंदी में क्या है, अरे हिंदी में भी होलोमोर्फिक ही है। होलोमोर्फिक फंक्शन क्या है, आओ समझो। कि सर किस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग होलोमोर्फिक फंक्शन बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन समझना चाहिए। मान लीजिए विद्यार्थी गणों W बराबर एफ ऑफ जेड आपके पास रियल वैल्यूड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और उसका कोई डोमेन है डी। सर डी डोमेन, इसका मतलब किसका सबसेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सबसेट होगा सर, डोमेन डी। अच्छा डोमेन की डेफिनेशन को भी आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आप इतना से समझो कि डोमेन है, बस कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी डोमेन की डेफिनेशन अलग होती है, एक बार मैं चर्चा नहीं करूंगा। अदरवाइज होलोमोर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको थोड़ी कम समझ में आएगी। इतना समझना बस कि सर कोई डोमेन है, किसका, इस फंक्शन का सर ये वाला डोमेन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सर सबसेट है, ठीक है मान लिया। यदि इसके डोमेन में कितने पॉइंट आएंगे सर, जैसे इसका डोमेन दिया सर अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे सर। सर काउंटेबल भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, क्या पता सर कोई डोमेन में आप फाइनाइट नंबर ले रहे हो, आ सकते हैं। लेकिन सर यहां अनकाउंटेबल लेना क्यों जरूरी है? जरूरी है साहब, अभी पता चल जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि W बराबर एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, उसका डोमेन डी है, और वो किसका सबसेट है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका डोमेन डी। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स में जो डोमेन डी होगा उसमें अनकाउंटेबल पॉइंट ही आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे सर ठीक है, इसके डोमेन डी में आने वाले सारे पॉइंट पर, इस डोमेन डी में आने वाले सारे पॉइंट पर यदि ये फंक्शन विश्लेषक फंक्शन है, यदि ये फंक्शन विश्लेषक फंक्शन है, तो विद्यार्थी गणों आज के बाद इसे प्यार से हम लोग एनालिटिक फंक्शन न बोल के थोड़ा सा बढ़िया सा नाम देंगे, बोलेंगे कि होलोमोर्फिक फंक्शन है।
आगे सर समझ में क्या बात समझ में आई कि सर डोमेन डी में जो भी कोई पॉइंट उपस्थित है, कोई भी पॉइंट उपस्थित, इस जेड नोट पॉइंट पर दिया गया फलन डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड यदि एनालिटिक है, यदि विश्लेषक फलन है, पूरे के पूरे डोमेन डी में उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन यदि विश्लेषक है, तो विद्यार्थी गणों एक नया नाम देंगे फंक्शन को और वो होगा होलोमोर्फिक फंक्शन। बात समझ में आ गई सर। वेरी गुड सर, सुंदर सुंदर काउंटर एग्जांपल दे दो, आ जाओ। बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, आपके पास भी है। आज के बाद में इतने सारे एग्जांपल हो जाएंगे कि पूछो मत, कितने सारे सर। ठीक है सर, दे दो सर एग्जांपल। सर एग्जाम्पल सर कहां से लेके आते हैं हम लोग? सर सुंदर लिस्ट से कोई भी उठा लो, एक उठा लो कोई भी। सर एफ जेड बराबर सर साइन जेड ले लेते हैं। हाँ जी विद्यार्थी गणों, साइन जेड का यहाँ पे जो डोमेन है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरा का पूरा। जो भी है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी इसका नंबर है वो इसका डोमेन है। क्यों? क्योंकि सर ये हर जगह डिफाइन है, तो इसका मतलब वो इसका डोमेन हो गया। ठीक है सर, तो क्या सर इस डोमेन के किसी भी बिंदु पर ये साइन जेड सर एनालिटिक है क्या? डन, एनालिटिक है, मामला सेट है सर, एनालिटिक है। यदि सर ये प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर एनालिटिक है तो सर इसको क्या एनालिटिक फंक्शन कहेंगे? जरूर कहेंगे। लेकिन सर इसको और एक सुंदर सा नाम दे सकते हैं क्या? हाँ जी जरूर दो। तो आज के बाद में साइन जेड को एनालिटिक न बोलकर बोलेंगे होलोमोर्फिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? होलोमोर्फिक फंक्शन है। क्यों कहा सर होलोमोर्फिक? बहुत खास विशेषता है इसकी, इसके पास जो डोमेन है ना उसके प्रत्येक बिंदु पर ये एनालिटिक है। अच्छा सर ये होलोमोर्फिक है तो एनालिटिक होगा, एनालिटिक है तो सर डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो सर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो सर प्रत्येक बिंदु पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट बेटा कन्वर्स ट्रू नहीं है, याद रखना इस चीज। डन मामला। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा बता दी, विश्लेषक फलन की परिभाषा बता दी, आपने सर होलोमोर्फिक फंक्शन की परिभाषा बता दी। सर आपने कहा था कि मैं आपको एक और परिभाषा बताने वाला हूं, तो लिखो स्टार लगाओ। अब बात करते हैं इंटायर फंक्शन की। बहुत बढ़िया नाम है, इंटायर फंक्शन। कैसा फंक्शन सर? इंटायर फंक्शन। ये क्या आ गया सर? इंटायर फंक्शन, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा भाई साहब, कौन से फंक्शनों को इंटायर फंक्शन बोलेंगे? आओ जानो, किससे? राजेश सर से। मान लीजिए विद्यार्थी गणों, वही बात है कि आपके पास एक सुंदर सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड, और इसके अब इसका डोमेन, यदि इसका डोमेन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाए, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन में आने वाले प्रत्येक बिंदु पर ये सर एनालिटिक हो जाए, तो सर इस बार इसको एक नया नाम देंगे और अब देंगे कि दिया गया फंक्शन अब होलोमोर्फिक ही नहीं बल्कि सर इंटायर फंक्शन बन चुका है। कैसा फंक्शन बन चुका है? इंटायर फंक्शन। सर हम लोग ने सारथी पार्थिव पढ़ी सर, तो हम भी क्या इसको इंटायर ही बोले? हाँ इंटायर ही बोलो। क्यों सर? क्योंकि ये जब जब लोगों ने पेपर सेट किया है इंग्लिश का नाम जो का त्यों ही रखा है, हिंदी का नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, कहीं दिक्कत हो जाएगी, अरे यार मिस्टेक हो जाएगी, बट बेटा ध्यान रखना इंटायर ही नाम आएगा और आप जीत जाओगे वहीं। इसलिए सर एक बार के लिए तकलीफ हो सकती है इंग्लिश में नाम के, सर इंटायर याद रखेगा, पर मजा इंटायर में। मामला समझ में आ गया? सर होलोमोर्फिक में इंटायर में क्या डिफरेंस हुआ फिर? बेटा होलोमोर्फिक में आपने जो डोमेन लिया था वो जरूरी नहीं था कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही प्लेन हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई सबसेट हो सकता है। लेकिन यहां जरूरी है, इंटायर फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि इसका डोमेन कम से कम कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा का पूरा हो, और साथ ही साथ आने वाले प्रत्येक बिंदु पर यानी समिशर नंबर पर दिया गया फंक्शन कैसा हो? एनालिटिक यानी विश्लेषक होना जरूरी है। समझ में आ गई सर अब बात? तो एनालिटिक में, होलोमोर्फिक में और इंटायर में जो थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है ना, जो इनके डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है, वो अब आपको समझ गए हैं। इतने दिन मुझे विश्वास है ना, समझ गए ना मैं क्या बोलने वाला हूँ? डन मामला। ठीक है, इसके भी सर एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन, आपके पास एक ही ऑप्शन, लिस्ट। कैसी लिस्ट सर? कोई विद्यार्थी मान लीजिए बीच में से इस वीडियो को देख रहा है, सर कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हो? सिलेक्शन वाली लिस्ट की या आरपीएससी से कुछ प्रमाणित दस्तावेज मंगा रखा है बेटा? नहीं नहीं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं, लिस्ट हमारे पास है, तू भी सुन ले। पोलिनोमियल, साइन जेड, कोस जेड, e की पावर जेड, लीनियर कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन, e की पावर समथिंग समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग, नीचे वाला समथिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो। सर थोड़ा ही समझ में है बेटा, पीछे वाला वीडियो देख, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, मामला सेट हो जाएगा तेरे भी। मामला डन। एंटायर फंक्शन के आज के बाद कितने सारे एग्जांपल हैं? अनकाउंटेबल एग्जांपल है सर हमारे पास। एक दो लिख दो सर आप। लो सर, एंटायर फंक्शन का सर कहाँ से डिफाइन है? ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो सी से सी डिफाइन है। ये जो फंक्शन है वो सी टू सी डिफाइन है। ये जो फंक्शन है वो सी से सी डिफाइन। और W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड। अच्छा सर, W बराबर एफ ऑफ जेड, W1 W2 टू साइन जेड। देन एक और लिख लो, W3 बराबर F3Z बराबर sin 2Z। सर सब चलेंगे क्या? चलेंगे सब, मामला सब चलेगा। सारे के सारे अपनी लिस्ट में से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप भी इंटायर फंक्शन के ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हो। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आई? यस सर समझ में आई। आगे बढ़े? यस सर बढ़ो सर आगे। समझ में आई? तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आई? ठीक है, यस सर समझ में आ गए। अब एक सुंदर सा नाम आता है, एक बढ़िया सा नाम आता है, वो है हार्मोनिक फंक्शन। इसको और पढ़ लो लगे यार। हार्मोनिक फंक्शन, न कि होलोमोर्फिक, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन सर, सारथी पार्थी वाले भी हैं, इधर भी देख लो। जी जरूर। प्रसमाधि फलन बेटा, कौन सा फलन? प्रसमाधि फलन। आ जाओ। ठीक है, किसको बोलेंगे प्रसमाधि फलन? कौन सा रहेगा सर ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग आज के बाद में प्रसमाधि फलन बोलेंगे, यानी हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे? आराम से डेफिनेशन सुनते जाना। मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करना, कंटेंट आपके साथ बाजारों में बहुत सारा ढेर सारा आपके पास है। डन मामला। और उनके डेफिनेशन में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो अपने कॉन्सेप्ट से उनको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है जी, प्रसमाधि फलन किसको बोलेंगे? विद्यार्थी गणों, आपके पास में एक हुआ करता है u x कोमा वाई, रियल वास्तविक फलन है यू एक्स कोमा वाई। एक सर होता है हमारे पास वी एक्स कोमा वाई, सर ये भी वास्तविक फलन होता है। सर इन दोनों को कब कहेंगे सर परसमाधि फलन? तो सुनना, यदि ये विद्यार्थी गणों दोनों के दोनों वास्तविक फलन है, u और v को परसमाधि फलन बोलेंगे यदि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सर अब ये कैसे इक्वेशन आ गई लाप्लास? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस u को प्रसमाधि फलन कहेंगे। अब जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो लाप्लास इक्वेशन है। सर ये किसका फलन है? सर ये x और y दोनों का है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन दोनों का योग यदि सर 0 के बराबर आता है, और साथ ही साथ सर ये दोनों के दोनों डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई सतत है, यानी सेकंड ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है साथ ही साथ वो कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। और सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सर लाप्लास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म नहीं बेटा, ये तो मास्टर ऑफ साइंस में चलता है। लाप्लास इक्वेशन को सर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सर यू को आज के बाद बोलेंगे कि सर ये हार्मोनिक फंक्शन है प्रसमाधि फलन। सर क्या इस पे क्वेश्चन आता है? हर बार आया, आपके भी आएगा। बोल देगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है। आप बस ये काम करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बहुत आसान है, 1 मिनट लगेंगे। आप ये करना, दोनों को ऐड करना, 0 आ रहा है बोल देना है। और क्या 0 आते ही बोलेंगे? नहीं सर, साथ ही साथ ये दोनों के दोनों सतत भी होने चाहिए, ये भी अलग से सतत होना चाहिए, ये भी अलग से सतत होना चाहिए। तब बोलेंगे कि भाई साहब, तब बोलेंगे कि भाई साहब दिया गया फलन क्या है? हार्मोनिक यानी प्रसमाधि फलन। तो सर वी कब होगा? वी कब होगा सर प्रसमाधि फलन? बेटा यू की जगह जब वी आ जाएगा ना, यू की जगह जब वी आ जाएगा, यू की जगह जब वी आ जाएगा ना, यू की जगह जब वी आ जाएगा, तो बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे कि सर इस बार वी हार्मोनिक फंक्शन हो गया।
वी हार्मोनिक फंक्शन हो गया। कौन सा? इस बार तो आ रहा है इधर, डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टू होना यहाँ पे डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड किया और यदि जीरो के बराबर आ रहा है, साथ ही साथ दोनों सतत आ रहे हैं, तो इस बार बोलेंगे कि सर वी हार्मोनिक फंक्शन। वी कैसा फंक्शन है? प्रसमाधि फंक्शन। समझ में आ गई? तो ये सुंदर सी डेफिनेशन थी, इसका इस्तेमाल पीवाई क्यू में जबरदस्त तरीके से करेंगे। किस टाइप से करना है वो मैं सिखा दूं। अभी सर पीवाई क्यू नहीं करवा रही हूँ, नहीं, अलग से क्लास होगी बेटा पीवाई क्यू की, और कैसे हैंडल करना वो मैं सिखा दूंगा। सर अभी के लिए डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं है तब तक सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों की सर डेफिनेशन होगी, तो आगे बढ़ो। अब सर आगे क्या है? ठीक है, आगे सुनना मेरी बात। आगे इस टाइप से है, आगे इस तरीके से। अब मान लीजिए विद्यार्थी गणों, एफ ऑफ जेड है ना, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड बराबर है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, एक एनालिटिक फंक्शन है। यानी किसी न किसी बिंदु पर ये कैसा है? एनालिटिक। एनालिटिक मतलब विश्लेषक फलन है। जेड नोट बिंदु पर विश्लेषक फलन है। और साथ ही साथ ऐसे भी मान लो, थोड़ा और आगे बढ़ा लो उसको, कि सर ये अपने डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर कैसा है? एनालिटिक है। तो क्या बोलेंगे सर? होलोमोर्फिक है। होलोमोर्फिक फंक्शन है। ठीक है, तो बेटा यू है ना, यू, जो यू एक्स कोमा वाई तूने लिखा ना, इतनी इतनी चीज होने के बाद में जो तुम्हारा यू एक्स कोमा वाई है ना, ये आज के बाद पक्का से है ना, पक्का से हार्मोनिक फंक्शन होगा। अच्छा सर ऐसा होता है, कर लेते हैं सर याद, हार्मोनिक फंक्शन होगा तो सर यू होगा क्या? वी नहीं होगा क्या? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? ये भी हो, ये भी होगा, पक्का से होगा। तो यहां लिख लो सर, वी एक्स कोमा वाई, दिस इंप्लाइज इज आल्सो हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे समझ लो कैसा। यदि विद्यार्थी गणों W बराबर एफ ऑफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, जेड नोट बिंदु पर विश्लेषक है, साथ ही साथ अपने डोमेन डी में होलोमोर्फिक फंक्शन है, तो यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। सर इंग्लिश भी आती है थोड़ी थोड़ी, हम लड़न। यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, यानी दोनों के दोनों प्रसमाधि फलन होंगे। ठीक है, लेकिन सर, लेकिन सर ये बताओ, क्या सर हमारे पास कोई u और v दोनों के दोनों प्रसमाधि फलन है? मतलब प्रसमाधि फलन मतलब सर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, एंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। सर हमने आपको दो एक ऐसे वास्तविक फलन दिए जो दोनों के दोनों प्रसमाधि फलन है। क्या सर इन दोनों फलनों से मिलकर हमेशा हमेशा ऑलवेज सर एनालिटिक फंक्शन बनेगा? नहीं साहब, गलत बात है, हमेशा एनालिटिक फंक्शन नहीं बनेगा। एफ ऑफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, क्या सर अब ये एनालिटिक फंक्शन होगा क्या? सर ऐसी कॉन्सेप्ट है क्या? तो बेटा हमेशा नहीं होगा। तो सर सुंदर सा काउंटर एग्जांपल दो, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ, आओ साहब, सुंदर सा काउंटर एग्जांपल ये लो साहब, एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार। ओहो सर, देखते हैं सर क्या होता है। जेड बार होता है बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई। बताओ यू कितना है? सर यू है, सर यू है एक्स, और सर वी है माइनस वाई। तो बताओ बेटा, यू एक्स हो गया सर वन, यू वाई हो गया सर जीरो, वी एक्स, अच्छा ये अपना नहीं है, फाइंड आउट कौन करना, अपना याद करना ही, अपना करना है कि इस हार्मोनिक दिखाना है, इन अपना सिर्फ हार्मोनिक दिखाना है। तो क्यों आ रहे हैं साथ के मान? आ जान दे भाई, इन्हें भी आ जाती। ठीक है, वो आ गए भाई। चलो देखते हैं, अपने पास u कितना है? x है। क्या सर ये हार्मोनिक है? चेक कर लेते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो।
यस सर, मेरा 0 है, आपका भी स्वाभाविक रूप से 0 है। और सर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ढंग से लिख दो। क्या सर ये भी 0 है? जी ये भी 0 है। मतलब आपका जो ये u है और सर v बराबर माइनस वाई है, दोनों के दोनों सर हार्मोनिक फंक्शन है। आई एम राइट? यस सर, आप सर सही हो। u और v दोनों के दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। क्या सर इन दोनों फलन फलन से मिलने के पश्चात क्या सर हमें एक एनालिटिक फंक्शन मिलेगा? तो सर कौन सा मिला? जेड बार। सर आप एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हो, ये तो गंदा फंक्शन है सर, ये कहीं सर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ये सर किसी भी बिंदु पर अवकलन ही नहीं है। हमने इसको तीन तीन परिभाषाओं से देख लिया, किसी भी डेफिनेशन से ये अवकलन ही नहीं हो रहा है। यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास एक सुंदर सा फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन बट नो वेयर डिफरेंशिएबल। कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं है अपने प्रांत में, सॉरी अपने प्रांत में हर जगह पे ये सतत है, लेकिन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है सर। सर काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, मामला डन। आगे बढ़ो सर, छोटी सी कॉन्सेप्ट और है, छोटी सी कॉन्सेप्ट और है, बाकी फोर बता दो। सर एक नाम आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक। सर हिंदी मीडियम वालों को भी बता दो, प्रसंवादी कॉन्जुगेट क्या होता है? संयुग्मी, संयुग्मी, प्रसंवादी संयुग्मी सर किसे बोलेंगे सर? तो विद्यार्थी गणों इस टाइप से है, किसको कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आपके पास W बराबर एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी, ये यदि आपके पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? होलोमॉर्फिक फंक्शन है। मैंने बता दिया कि भाई साहब ये होलोमॉर्फिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर ये एनालिटिक है। एनालिटिक है तो सर सीधी सी बात है सर अवकलनीय है। सर अवकलनीय है तो सर कंटिन्यूअस, सर कंटिन्यूअस उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। यदि आपके पास ऐसा कोई सुंदर सा फंक्शन है, क्या सच में आपके पास ऐसा है? क्या आप ऐसा बना सकते हो? सर बना सकते हैं सर, लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारे हैं सर। आप एक की बात करते हो, आज की बात तो बहुत सारी होगी, डन मामला। इसका मतलब है आपके पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है। तो बेटा ये जो u है ना, ये जो v है, u नहीं, ये जो v है, ये जो कौन, ये जो v है ना v, ये जो v है ना v, ये ना u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। समझ में आ गई सर? हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। आगे सर बात समझ में, ठीक है। अब सर इसके ढेर सारे क्वेश्चन है कि उसका प्रसमाधि संयुग्मी ज्ञात करो, ज्ञात करो, बहुत सारी आपको मिलन थॉमसन समथिंग समथिंग ऐसे ऐसे बहुत सारी विधियां बता रखी। हम सर कैसे ज्ञात करेंगे? इसी हम सर कैसे याद करेंगे ये चीज सीखने के लिए आप मेरी PYQ वाली क्लास में आना, जहां मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा RN स्टाइल के साथ में। आपको मुझे पता है बेसब्री से इंतजार है RN स्टाइल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में जहां पे होंगे PYQ सोल्व, क्योंकि ये वाला जो शुरुआत का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में जितनी सारी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई है, इनके क्वेश्चन विद इन 1 या 1.5 मिनट में कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए आप मुझे अगली क्लास में मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।